आपके पहले कोई डाउट्स हो आप लोगों के, देन प्लीज डू शेयर योर डाउट्स फर्स्ट एंड देन वी प्रोसीड। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एग्रीकल्चर के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या काम किया। हमने ये डिस्कस किया था इंडस्ट्री पे क्या काम हुआ है। अब हम उस चैप्टर में डिस्कस करें यार। और हमने ये देखा था कि बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं, लैंड रिफॉर्म्स, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन एक चीज हुई थी कल्चर पे। आफ्टर फ्रॉम 1950 टू 1990 के बीच में जो 5 ईयर प्लान थे उसमें क्या क्या चीजें, यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। वो बात हो रही है 4 गोल्स की। अगर हम 4 उन गोल्स की बात करें तो उन 4 गोल्स के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ भी नहीं हो रही थी और इक्विटी भी नहीं हो रही थी। ग्रोथ इन द सेंस की जो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, और इक्विटी इन द सेंस की जो रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स के बीच का जो गैप है वो होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। तो ये 2 मेजर बहुत बड़े चैलेंजेस थे। तो इन दोनों को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, प्लानिंग में उठाए। द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दीज इश्यूज which they did through land reforms and promoting high yield variety seeds. तो land reforms were basically aimed at equity, और जो हाई yield variety है they were basically aimed at growth। ठीक है, इन दोनों से एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाने की कोशिश। नाउ लैंड रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज। वो हमने देखा हुआ कि इंटरमीडियरीज थे, एक तो कल्टीवेटर, फिर बीच में कुछ इंटरमीडियरीज, फिर गवर्नमेंट मान लो या ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लो या इंडियन गवर्नमेंट मान लो, तो ये मंडी के बीच में भी आपको कुछ बेचने जाना है तो भी इंटरमीडियरीज, तो ये कल्टीवेटर तो पिस जा रहा था, तो इंटरमीडियरीज बहुत ज्यादा थे। वेरियसली कॉल्ड, ये जो इंटरमीडियरीज थे इनके अलग अलग नाम थे। देवर कॉल्ड एज, इनको हम अलग अलग नामों से जानते थे। दीज इंटरमीडियरीज वर रिफर्ड एज जमींदार्स, जागीरदार्स, जो भी हम इनको बोले, है ना, जमींदार बोले, जागीरदार बोले, सकता, who merely collected rent from the actual tillers of the soil without contributing towards improvement of the farms। तो उनका काम क्या था, बस रेंट कलेक्ट करना था, कुछ उनको भला तो कर नहीं रहे थे। The low productivity of the agriculture forced India to import food from the United States। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है वो फूड इंपोर्ट करता था यूएसए से। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म से इक्विटी लाने की कोशिश की थी, और जो लैंड रिफॉर्म्स था उसका जो मेन फोकस था, वो मेन फोकस वाज चेंज इन लैंड ओनरशिप। अब आप देखिए इसके अंदर थोड़ा सा आप पॉइंट्स बनाते जाइए, है ना, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाएं इन चीजों को, मैं जो बोल रहा हूं और आप उसको देखें। मैं आपको 2-3 चीजें पहली चीज तो जो हमने फर्स्ट पेज में देखा कि इंडियन द एग्रीकल्चर इन इंडिया सफर्ड फ्रॉम 2 मेजर प्रॉब्लम्स। ठीक है, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड इक्विटी। तो पहला पॉइंट आप लिखिए एग्रीकल्चर, हेडिंग डालिए चैप्टर की, और लिखिए 1950 टू 1990। इसके अंदर एग्रीकल्चर का पॉइंट, उसके अंदर लिखिए 2 मेजर थ्रस्ट एरियाज ले लीजिए, है ना, जो ये टू मेजर कंसर्न्स ले लीजिए जो हमारे इकोनॉमी के थे। वन वाज ग्रोथ एंड द अदर वाज इक्विटी। सेकंड पॉइंट, ठीक है, ग्रोथ को एड्रेस करने के लिए आप ये पॉइंट लिखते जाएंगे तो आपको याद आएगा। लैंड, जब जैसे जैसे और चैप्टर होते जाएंगे भूलते जाएंगे, तो लैंड रिफॉर्म्स, ग्रोथ के लिए क्या गया, लैंड रिफॉर्म्स, और सॉरी इक्विटी के लिए क्या गया, लैंड रिफॉर्म्स। सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, और ग्रोथ के लिए क्या गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसी को आप लिख सकते हैं, और यूज ऑफ, या ब्रैकेट में लिख दीजिए, यूज ऑफ हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स, हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स। ये ऐसे लिखते जाइए आप लोग जरा फटाफट पॉइंट साथ साथ। सो पहले 2 मेजर कंसर्न्स थे, ग्रोथ और इक्विटी के। इक्विटी के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए, और ग्रोथ के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स। अब हम इसमें आएंगे लैंड रिफॉर्म्स में। लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ रही थी, वाई द लैंड रिफॉर्म, इसके अंदर लिखिए हाईलाइट करके, है ना। लैंड टेन्योर सिस्टम, जो हमारे पास जमीन जिसके पास थी, द रोल ऑफ
इंटरमीडियरीज, हमारी लैंड वैरायटी सीज में इंटरमीडियरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये ऐसे ऐसे पॉइंट बनाते जाइए आप, मैंने आपको भी आइडिया दिया। ये लिखिए जरा आप लोग फटाफट जो मैं बोल रहा हूँ। लिख लिया तो मुझे बताइए, आप लिख लिया आप जितना अभी हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के ऊपर, ये पॉइंट बना के लिखिए उसको। सिर्फ एक ही नहीं लिखा अभी तक। एग्रीकल्चर में मैंने बताया 2 मेजर कंसर्न्स थे, ग्रोथ एंड इक्विटी। फिर इक्विटी के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए, ग्रोथ के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर लैंड रिफॉर्म्स के अंदर लैंड टेन्योर सिस्टम हैड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। आप लिखते जाइए इसको साथ साथ में जो हमने डिस्कशन किया। 1950 से 1990 चैप्टर की हेडिंग डालिए। ओके, 2 स्टूडेंट्स ने लिखा है अभी तक। फिर उसके अंदर डालिए एग्रीकल्चर। आदित्य, आर यू गेटिंग मी? यस। हाँ, लिखते जाओ उसको, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। बिना उसके याद ही नहीं रहेगा, उसका कुछ समझ में भी नहीं आएगा। जब आप लिखेंगे तो आपको 4 बात समझ में आएगी, कुछ क्वेश्चंस भी दिमाग में आएंगे और फिर आप पूछोगे मेरे से। फिर एग्रीकल्चर के अंदर आप लिखिए, इसके अंदर पहला पॉइंट 2 मेजर कंसर्न्स, दैट इज ग्रोथ एंड इक्विटी। ये हमारे एग्रीकल्चर के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स भी थे। 2 मेजर कंसर्न्स मान लीजिए, या 2 मेजर प्रॉब्लम्स मान लीजिए, या 2 मेजर इश्यूज मान लीजिए, कुछ भी कहिए इसको। ये 2 थे, ग्रोथ एंड इक्विटी। फिर हमने ग्रोथ को एड्रेस करने के लिए क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन। ये आप लिखिए, यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। और इक्विटी के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए। फिर मैंने आपको बताया कि आप लैंड रिफॉर्म्स के अंदर लिखिए। ये लैंड रिफॉर्म जरूरी क्यों हो गया? पहली बात, लैंड टेन्योर सिस्टम हैड प्रॉब्लम ऑफ इंटरमीडियरी। उसके अंदर इंटरमीडियरीज का बहुत ज्यादा रोल था। इंटरमीडियरीज, मैं इसको ठीक से नहीं लिख पा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा हो? कोई चीज नहीं समझ में आ रहा हो पूछ लीजिए मेरे से। तो ये हमने अभी तक पॉइंट्स पढ़े थे। तो अभी हमने ये देखा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फिर लैंड टेन्योर सिस्टम में इंटरमीडियरीज का रोल था। फिर आगे चलते हैं, इसको इस पे आएंगे, ओनरशिप और ये बॉक्स। ये इंटरमीडियरीज का नाम क्या क्या था? ये तो या तो जमींदार कहलाते थे या जागीरदार कहलाते थे, ये सब चीजें कहलाती थी। ठीक है, तो ये इनका काम क्या था? अच्छा, अब इसी के अंदर लिखिए, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर लिखिए इंटरमीडियरीज आपने लिखा है ना, इंटरमीडियरीज का इंपॉर्टेंट रोल था। उसके नीचे आपको दूसरा पॉइंट लिखना था, इंटरमीडियरीज लाइक। आप लिखते जाइए इंटरमीडियरीज लाइक, कौन से इंटरमीडियरी? जमींदार एंड जागीरदार। ये क्या करते थे? इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार एंड जागीरदार एक्सेट्रा merely collected rent from the actual tillers of the soil without contributing towards improvement of the land. ये पॉइंट लिखिए आप। इनका इनकी प्रॉब्लम क्या थी इन लोगों की? ये सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते थे, कुछ करते नहीं थे। ये इसको लिखिए आप उसके अंदर। ठीक है, merely collected। सेकंड पॉइंट लिखिए उसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स में, intermediaries like jagirdars and zamindars merely collected rent without contributing to the improvement। शॉर्ट में लिख सकते हैं। फिर उसी के नीचे सेकंड नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए उसी लैंड रिफॉर्म्स में, है ना, ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी इंडिया वाज इंपोर्टिंग फूड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। ये पॉइंट लिखिए उसके अंदर नेक्स्ट वाले, ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी इंडिया वाज इंपोर्टिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मीनिंग दिया गया है यहाँ पे, क्या मतलब है लैंड रिफॉर्म्स का, है ना? इट रिफर्स, लैंड रिफॉर्म्स रिफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। नेक्स्ट उसी के अंदर लिखिए, स्टेप्स वर टेकन आफ्टर इंडिपेंडेंस टू अबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड मेक द टिलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड, एंड मेक द टिलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड। नेक्स्ट लिखिए, the reason of changing the ownership was to give incentives to the tillers, है ना, incentive to the tillers to invest in making improvements and providing sufficient capital। ये पॉइंट लिखिए जरा। तो अब आपको समझ में आएगा कि लैंड रिफॉर्म्स किए क्यों गए थे।
ठीक है, व्हाई द लैंड रिफॉर्म्स वर डन। तो यहाँ आपने जो पॉइंट बनाया, इस पॉइंट में सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। तो लैंड, पहली बात आपने देखा कि दो चीजें प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर की, ग्रोथ एंड इक्विटी। ग्रोथ के लिए हाई वैरायटी सीड्स यूज किए गए, इक्विटी के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए। फिर लैंड रिफॉर्म्स में हमने लैंड रिफॉर्म्स में पॉइंट लिखा आपने कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर था, प्रॉब्लम उसकी ये थी कि देयर वर प्राइमरली इंटरमीडिएरीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, इंटरमीडिएरीज लाइक जमींदार, जागीरदार एक्सेट्रा, and they only used to collect rent and were not doing anything about improving the conditions of the soil or improving the condition of the farmers. वो नहीं था। और because of the low productivity, India was importing the food from USA. ये पॉइंट लिखा। फिर आपने लिखा मीनिंग ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मीन्स चेंजिंग द ओनरशिप पैटर्न ऑफ द लैंड, वो ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, वो चीज। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया टुक स्टेप्स टू चेंज दी, टू मेक द टिलर्स द ओनर्स। जो टिलर है, खेती करने वाले, खोदने वाले, उनको ओनर बनाया। And the idea of doing this, changing the ownership, was so that there is incentive to the tiller to make improvements in the land. वो land में improvement करे, and also that there is sufficient capital is invested. वो पैसा लगाएंगे। अगर किसान के पास होगा भी तो वो लगाएगा नहीं, क्योंकि जमीन उसकी नहीं। जमींदार लगाएगा नहीं क्योंकि उसको उगाना नहीं है, तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था। तो आप जमीन जिसकी है उसी को दे दो खेती करने के लिए, तो उसके अंदर कोशिश करेगा कि भाई मेरा खेत है ये, जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा मुझे फायदा होगा, तो वो लगाएगा। दैट वाज द पर्पस। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आप अलग से लिख लीजिए। व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स? हमारे लैंड रिफॉर्म्स के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? कोई मुझे बता सकता है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया? हाँ, हमारे पास व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, क्या पर्पस और लैंड रिफॉर्म्स क्यों किया गया? कोई मुझे बताएगा? To make the tillers the owner of the land. उसको आप ऐसे लिखिए, है ना, हाउ यू शुड राइट व्हेन आई से कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म। अब आपको देखना पड़ेगा, नहीं देखिए, लैंड ओनर, टिलर को ओनर बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं था टिलर का। अच्छा, टिलर को हार्दिक ओनर बनाया क्यों गया? क्वेश्चन ये। ताकि सर वो इंटरेस्ट ले वो लैंड में इन्वेस्ट करने में और इम्प्रूवमेंट करने में। मेन पर्पस ये था। हाँ ना, ठीक है, बिटवीन इक्विटी, बेटा, मेंटेनिंग इक्विटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर्स। तो मेन पर्पस ये था, सो दैट दी देयर इज सफिशिएंट इंसेंटिव। उसका पर्पस ये था, देखिए यहाँ पे आया ना, द आइडिया बिहाइंड दिस मूव। देखिए, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वही इंपॉर्टेंट, आपको तभी नंबर आएंगे। द आइडिया बिहाइंड लैंड रिफॉर्म्स वाज दैट द ओनरशिप ऑफ द लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द टिलर्स। उनको इंसेंटिव मिलेगा किस चीज के लिए? टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इंप्रूवमेंट, लैंड की इंप्रूवमेंट करने के लिए। improvements provided sufficient capital was made available to them। अगर उनको, किसान को आप sufficient capital देंगे तो उस पैसे को खेत पे लगाएगा। sufficient पैसे देंगे तो खेत पे लगाएगा। क्यों लगाएगा वो? जिससे improvement होगा तो खेती बढ़ेगी। तो these were the things। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अब मैं इसमें आगे चल रहा हूँ। अब हम देखते हैं ओनरशिप एंड इंसेंटिव्स। ओनरशिप से इंसेंटिव कैसे आती है, इस पॉइंट को थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये आपको आंसर लिखने में हेल्प कर सकता है। इज दैट द पॉलिसी ऑफ द लैंड टू द टिलर। देखिए, पॉलिसी का नाम क्या दिया था? लैंड टू द टिलर। जमीन किसको? किसान को, खेती करने वाले को। ये पॉलिसी, लैंड टू द टिलर, टिलर की जमीन। The idea, based on the idea that the cultivators will take more interest, they will have more incentive in increasing output if they are the owners of the land. This is because ownership of land enables tiller to make profit from the increased output. Output बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा profit होगा. Tenants do not have the incentive to make improvements. Tenants, किराएदार तो उसमें कोशिश करेगा नहीं, जिसको किराए की जमीन है वो तो कोशिश करेगा नहीं लैंड इंप्रूव करने की, लेकिन अगर वो मालिक है उस जमीन का तो वो कोशिश करेगा। तो किसान को अगर मालिक बना दोगे तो वो कोशिश करेगा, है ना। अगर आप किसान किसी और की जमीन पे खेती करेगा तो उसकी कोशिश नहीं होगी। इनकी
Tenants do not have the incentive to make improvements on land since it is the landowner who would benefit more from the higher output. जो land अब tenant क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कहेगा अगर मैं किसान ज्यादा आउटपुट होगा तो मुझे फायदा थोड़ी होगा, मालिक को फायदा होगा, मुझे तो कोई फायदा होगा नहीं, तो वो कोशिश ही नहीं करेगा. The importance of ownership in providing incentives is well illustrated by the carelessness with which farmers in the farm. अब यहाँ पर उन्होंने बताया ये सोवियत यूनियन का एग्जांपल दिया. द इम्पोर्टेंस ऑफ ओनरशिप, कितनी इंपॉर्टेंट इज इन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव इज वेल इलस्ट्रेटेड. जो केयरलेसनेस with which farmers in the Soviet Union used to pack fruits for sale. उन्होंने एग्जांपल दिया कि किसान लोग जो है फार्मर्स जो है सोवियत में जो फ्रूट पैक करते थे डब्बों में बेचने के लिए, वो कितने लापरवाही से करते थे, क्योंकि उनको उसमें कोई फायदा नहीं था, उनको कोई नुकसान नहीं था, है ना. उनको तो जो मिलना है वही मिलना है, कि नुकसान होगा तो मकान मालिक का होगा, फायदा होगा तो उनका होगा. इट इज नॉट अनकॉमन टू सी फार्मर्स पैकिंग रॉटन फ्रूट्स along with fresh fruits in the same box. कितनी बड़ी बात है. उनका कुछ मतलब ही नहीं, खराब जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं. Now every farmer knows that the rotten fruits will spoil the fresh fruits if they are packed together. This will be a loss to the farmers since the fruits cannot be sold. So why did the Soviet farmers do something which would so obviously result in the loss for them? The answer lies in the incentives facing the farmers. उनको क्या फायदा, उनको कोई नुकसान, उनको तो कोई फायदा, तो सड़े फल भी डाल दे रहे थे. Since farmers in the Soviet Union did not own any land, they neither enjoyed the profits nor suffered the losses. In the absence of ownership, there was no incentive on the part of the farmers. कोई incentive नहीं था कि किस चीज का, to be efficient, which also explains the poor performance of the agriculture sector. जिससे मालूम पड़ता है सोवियत यूनियन में कितनी खराब परफॉर्मेंस थी. Despite availability of the land, fertile land खूब थी, खूब जमीन थी उपजाऊ जिसमें खूब खेती हो सकती थी, लेकिन उस पर काम नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो जमीनें सोवियत यूनियन में, मैंने बताया था आपको, उस समय यूएसएसआर में क्या प्रॉब्लम थी. यूएसएसआर के अंदर लैंड जो होती थी, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के होते थे. लैंड भी गवर्नमेंट की, है ना, लेबर भी गवर्नमेंट की, कैपिटल भी गवर्नमेंट की, काम करने वाले जो किराएदार थे, तो सरकार की जमीन गवर्नमेंट की, और आप काम कर रहा है फार्मर उसके अंदर, तो फार्मर को तो कोई इंसेंटिव नहीं है कि नुकसान होगा तो गवर्नमेंट को होगा, फायदा तो गवर्नमेंट का, हमें क्या मिल रहा है, तो कोई कुछ उस पर ध्यान नहीं देता था. तो ये इस पे एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया है, ये बताने की कोशिश की गई है कि जो टिलर टू द लैंड, लैंड टू द टिलर, ये जो पर्पस, ये पॉलिसी, ये इंडिया की नहीं है, ये कहीं थॉमस सॉवेल बेसिक इकोनॉमिक्स द सिटीजन्स गाइड टू द इकोनॉमी न्यूयॉर्क, वहां पे कहीं ये पॉलिसी किसी और कंट्री में भी रही होगी या कुछ इस पे बात होगी, तो उसी पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया. द लैंड टू द टिलर, ये जो पॉलिसी थी, इसके पीछे सोच यही थी कि उनको इंसेंटिव रहे लैंड में इंप्रूवमेंट करने का. ठीक है, तो ये लैंड रिफॉर्म्स हो गया. तो अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, तो इट वाज by making the owner to the cultivator was to give incentive, है ना, to invest in making improvements, provided sufficient capital is made available to them. उनको अगर किसी तरह से sufficient capital provide हो भी जाए फार्मर को, तो उसको उसके अंदर वो पैसा लगाने के लिए इंसेंटिव रहे, लालच रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था. ठीक है, अब हम बात करें लैंड सीलिंग की. लैंड रिफॉर्म्स तो कर दिया कि भाई जमीन जो है उसको दे दे. अब दूसरा इसी का पार्ट है लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग में क्या था, एक अनदर पॉलिसी थी इक्विटी को लाने की. दिस मींस फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ द लैंड व्हिच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. दिस इज लैंड सीलिंग. अब आपने लैंड रिफॉर्म्स लिखा, उसके नीचे लिखिए लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग क्या है? फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ द लैंड. जो ओनर अपनी लैंड रख सकते हैं उसकी मैक्सिमम साइज को फिक्स करना इज लैंड सीलिंग. इससे का पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स. इसका लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंसेंटिवाइज, उनको इंसेंटिव देना फार्मर को, है ना, फॉर डूइंग बेटर. लैंड सीलिंग का इंसेंटिव क्या था?
है ना, जिससे कि कंसंट्रेशन, लैंड ओनरशिप का कंसंट्रेशन नहीं हो कुछ हाथों. दैट वाज द पर्पस. The abolition of intermediaries meant that some 200 lakh tenants came into direct contact with the government. अब जब intermediaries हटा दिया आपने, उससे क्या हुआ? 200 लाख किसान गवर्नमेंट के डायरेक्ट टच में आ गए, तो वो जमींदार की एक्सप्लॉयटेशन से बच गए. अब गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली देख रही थी. The ownership conferred on tenants gave them the incentive to increase output, and this contributed growth in the agriculture. Naturally, मालिक बन गए उस चीज के तो करते थे. However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries in some areas. अब सवाल उठता है कि ये अच्छा, अब ये क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है ना, why the goal of equity, जो हमारा इक्विटी का गोल था, was not fully served in independent India. Now, why goal of equity could not be served well after independence? क्यों नहीं हो पाए? उसके पीछे रीजन क्या था? अब हम उस रीजन की बात करने जा रहे हैं, है ना. जमींदार in some areas the farmer, अब इसका एक रीजन बताया उन्होंने, कुछ एरियाज में जो जमींदार थे, farmer जमींदार continue to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. ये एक पॉइंट हो गया, इस वजह से नहीं सर्व हो पाया कि फार्मर्स ने, जमींदार ने वो बने रहे, उन्होंने लूपहोल्स का फायदा लिया. There were cases where tenants were evicted and the landowners claimed to be self cultivators, claiming ownership of the land. तो जो थे उनको हटा दिया किसानों को, उन्होंने कहा कि हम ही खुद ही खेती करते हैं, वही मालिक बताने लग गए अपने आप को कि हम खुद खेती करते हैं. And even then the tillers got ownership of the land. The poorest of the agricultural laborers, such as sharecroppers and the landless laborers, did not benefit from the land reforms. तो पहली बात तो जमींदार जो हैं, उन लोगों ने खुद को, अपने आप को टिलर, अपने आप को किसान बताया कि जमीन उनको मिलनी चाहिए. और अगर कहीं दी भी गई है, जमीनों को किसानों को दी भी गई है, तो वो लोग उसका बेनिफिट लैंड रिफॉर्म्स का नहीं ले पाए. लैंड रिफॉर्म्स का बेनिफिट वो नहीं ले पाए. इसके अंदर कोई पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है अभी तक जो हमने डिस्कस किया, और इसको आप लिखते जा रहे हैं पॉइंट्स को, ये ध्यान रखिए. अब बात हो रही कि लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन में भी क्या दिक्कतें आई. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट वर द हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटिंग लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन. लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन में क्या क्या हर्डल्स आई. तो द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स डीलिंग द इम्प्लीमेंटेशन. एक कारण, नंबर वन, जो बड़े बड़े थे उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया, उससे इम्प्लीमेंटेशन में देरी. सेकंड, दूसरा, the delay was used by those landlords to register the lands in the name of their close relatives, है ना. उन्होंने अपने रिलेटिव्स के नाम पे उन्होंने उस जमीन को कर दिया. तीसरा पॉइंट, the legislation also had a lot of loopholes which were, चलो ठीक है, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के साथ मर्ज किया जा सकता है. तो क्या अक्रॉस द कंट्री लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल नहीं हुए? नहीं, ऐसा नहीं है. वो यूनिफॉर्म नहीं, कुछ एरियाज में सक्सेसफुल हुए. जैसे केरला एंड वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया और वहां पे लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए. लेकिन अदर स्टेट्स में इतना अच्छा उसको वो नहीं मिला, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ. तो ये चीज है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, किन दो स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म्स वर फेयरली मोर सक्सेसफुल. केरला एंड वेस्ट बंगाल. केरला एंड वेस्ट बंगाल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा, in which two states land reforms were fairly more successful. दूसरा लिखिए आप, दूसरा क्वेश्चन, what were the major hurdles in implementation of land sealing legislation? What was the major hurdles in implementation of land sealing legislation? अब देखिए छोटा सा पॉइंट है, unfortunately why was land reforms why not quite successful in other states, in all the states. आपको यहाँ लिखना है कि यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, why was land reforms not quite successful,
क्योंकि सब स्टेट्स ने इस लॉ के ऊपर कमिटमेंट नहीं दिखाया, तो ये जो लाइन दी गई है, अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स डिड नॉट, अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द स्टेट्स, आप अदर नहीं यूज करेंगे क्योंकि मैंने अदर वर्ड यूज नहीं किया क्वेश्चन में। अनफॉर्चुनेटली इन some states did not show the same level of commitment in implementation of the land reforms, इस हिसाब से आपको लिखना। आपको ये समझ में आएगा, मैं आपसे इसलिए एक एक चीज करवा रहा हूँ कि आप देखेंगे ना, एक एक पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से हर एक में से एक एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इनको आपको, अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको इनको हाईलाइट करके एक एक करके ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अब आदत डलवाना चाह रहा हूँ, तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे। सर वो ऊपर दिया था कि there were cases when where tenants were evicted। हाँ, उन्होंने क्या किया, उनको हटा दिया, किसानों को, जो किसान लोग किराए खेती कर रहे थे उनको भगा दिया, हटा, एविक्टेड माने निकाल बाहर किया, और खुद ओनर बन के बोले हम ही किसानी करते। मान लो मैं जमींदार हूँ, मेरे पास जमीन है, मैं किसी किसान किराए से कराता हूँ, मुझे मालूम है गवर्नमेंट का रूल जो है उसको जमीन मेरी दे देगा, तो मैंने उनको भगाया, तुम जाओ, भगाओ गए, और मैंने कहा कि मैं खुद ही किसानी करने लग गया, कि जैसे मैं खुद किसानी कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे जमीन मेरे को ही रहने दे, उसको नहीं दे, ऐसा भाई, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल क्या था कि टिलर्स जो थे, किसान लोग जो थे, उनको लैंड देनी थी, तो जमींदार लोग खुद ही किसान बन गए, फिर उन्होंने कहा हम खुद ही किसानी करते हैं, तो उससे उनको जमीन मिल जाएगी, ऐसा। इसलिए नेक्स्ट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की। व्हाट इज ग्रीन? एट इंडिपेंडेंस के समय about 75% of the country's population was dependent on agriculture. Productivity in the agriculture sector was very low because of the use of old technology and the absence of required infrastructure for the vast majority of the farms. टेक्नोलॉजी पुरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो था ही नहीं, इसकी वजह से कुछ हो नहीं रहा था, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। और इंडिया का जो एग्रीकल्चर है इज वास्टली डिपेंड्स ऑन वास्टली, बहुत हद तक डिपेंड है on the monsoon, and if the monsoon fell short, the farmers were in trouble unless they had access to irrigation facilities, which very few had. तो किसानों को जो है ये एक सबसे बड़ी थी कि मानसून पे डिपेंडेंस, ठीक है, हम लोग, हमारे किसान मानसून पे ज्यादा। The stagnation in the agriculture during the colonial rule में stagnation था, was permanently broken by the green revolution. तो यहाँ पे एक बात कही गई है, वो सक्सेस दिखा रही ग्रीन रेवोल्यूशन की। वो क्या कह रहा? द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल, जो कॉलोनियल रूल के समय, अंग्रेजों के समय, जो हमारी एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ रहा था, कि स्टैग्नेशन का मतलब एग्रीकल्चर जो ग्रो नहीं कर रही थी, जितना कर रहा था उतना ही पे ठहर गया था, तो वो उसको ग्रीन रेवोल्यूशन ने पूरी तरह से तोड़ दिया। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद स्टैग्नेशन नहीं आया, वो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर ग्रो करने लगा। This refers to the large increase in production. अब green revolution क्या है? Green revolution is the increase in the production of food grains resulting from the use of high variety of seeds, especially of the wheat and rice. अब ये आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब? ग्रीन रेवोल्यूशन का यही मतलब हुआ कि हम जो है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ना, खूब कैसे बढ़ना, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करके, लेकिन किसका? स्पेशली व्हीट एंड राइस का। व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन खूब तेजी से बढ़ना बिकॉज ऑफ यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। द यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब जब हम ऐसी सीड्स यूज करते थे हाई यील्ड वैरायटी, तो हम उसके लिए हमें फर्टिलाइजर भी चाहिए एंड पेस्टिसाइड्स भी चाहिए करेक्ट क्वांटिटी में, एज वेल एज पानी का सप्लाई भी चाहिए था, तो अच्छी फर्टिलाइजर चाहिए उसी क्वांटिटी में। वो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का तभी रिजल्ट मिलेगा जब आप उसमें फर्टिलाइजर्स भी अच्छा डालोगे, ठीक है। और उसके अंदर जैसे बताया उन्होंने, पेस्टिसाइड्स, कीड़े वड़े मारने के लिए जरूरत भी पड़ सकती है, पेस्टिसाइड्स भी डालिए, और पानी भी खूब चाहिए उसको। ये तीनों चीज चाहिए थी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स में, तो जाके प्रोडक्शन उनका बढ़ता, तब प्रोडक्शन बढ़ा एकदम से। तो ये वाटर, the application of these inputs in correct proportion is vital. तो high yield variety seeds के साथ में इन सबका सही कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। किसका? फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, और वाटर का, पानी कम नहीं पड़ना चाहिए। The farmers who could benefit from high yield variety seeds required
required reliable irrigation facilities as well as the financial resources to purchase fertilizers and subsidies. अब यही बात है, हर फार्मर जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का फायदा ले नहीं पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि कुछ ही फार्मर्स थे जिनके पास थोड़ा सा पैसा था, तो जो फर्टिलाइजर ला सके, पेस्टिसाइड्स लगा सके अपने खेतों में, और दूसरा उनके पास में पानी की भी व्यवस्था थी, इरिगेशन की फैसिलिटी थी। As a result, in the first phase of the Green Revolution, first phase में approximately mid 60s, 1960s की बात होगी, mid में, up to है ना mid 60s, up to mid 70s, मतलब mid 60s से mid 70s तक। mid 60s क्या मतलब? 60, 65 से लेकर mid 70s का मतलब 70, 75 तक, है ना। ये इसका फर्स्ट फेज कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो यहाँ भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कि फर्स्ट फेज ग्रीन रेवोल्यूशन का कब माना जाता है? मिड 60s से लेकर मिड 70s तक। The use of high yield variety seeds was restricted to the more affluent states like Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. तो ये पहले फेज में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का सिर्फ पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसको यूज किया गया। हाँ, further the use of high yield variety seeds primarily benefited the wheat growing regions only. In the second phase, अब second phase कब से आया? mid 70s से mid 80s तक। High yield variety technology spread the larger number of states. अब high yield variety और स्टेट में चला गया जिससे ज्यादा क्रॉप हुई। तो सबसे पहले 3 स्टेट्स में था फर्स्ट फेज में, और उसका फायदा भी ज्यादातर उन रीजन को मिला जहां पे गेहूं उगाया जाता था। इन 3 स्टेट्स में भी जहां गेहूं उगता था वहां पे फायदा ज्यादा था। The spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. We no longer had to be at the mercy of America or any other nation for meeting our nation's food requirements. तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट हो गया और वो इन कंट्रीज में डिपेंडेंट नहीं रहा। Growth in agriculture output is important, but it is not enough if a large proportion of this increase consumed by the farmers themselves instead of being sold in the market. The higher output will not make much difference to the economy as a whole. तो ये सवाल ये उठता है, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन फार्मर उस प्रोडक्शन को मार्केट में बेचेगा तभी तो फायदा लोगों तक पहुंचेगा। अगर वो अपने लिए ही सब रख लेगा तो नहीं पहुंचे, तो दूसरों लोगों को फायदा तब होगा, पूरी इकोनॉमी को फायदा तब होगा जब उसको मार्केट तक जाए। If on the other hand a substantial amount of agriculture produce is sold in the market by the farmer, ठीक है, तब हमारी इकोनॉमी में डिफरेंस आएगा। The proportion of agriculture produce which is sold in the market by the farmer, it's called marketed surplus. इसको भी अंडरलाइन कीजिए इस पॉइंट डेफिनेशन। मार्केटेड सरप्लस हम किसको कहते हैं? What is market surpluses? That is the proportion of agriculture produce which is sold in the market, जो मार्केट में बेचा जा रहा है उसको। A good proportion of the rice and wheat produced during the Green Revolution period available in the market surplus was sold by the farmers in the market. तो ये हमने देखा, मार्केटेड सरप्लस मार्केट तक पहुंचा, व्हीट और राइस का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन था वो खेतों तक मतलब मार्केट तक गया। As a result, the prices of food grains declined relatively to other items of consumption. तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से दूसरे आइटम्स पे इतना नहीं फर्क पड़ा, लेकिन अनाजों पे, चावल पे, गेहूं के दाम गिरे। The low income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices. तो लो इनकम ग्रुप को फायदा हुआ। The green revolution enabled, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, लिखिए, राइट डाउन, how did green revolution benefited the people of low income groups? How did green revolution benefited the small farmers? Small farmers को कैसे benefit किया? Sorry, not small farmers, नहीं, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बन तो सकता है। मैंने यहाँ दिखाया था लो इनकम ग्रुप्स। ओके, हाउ डिड ग्रीन रेवोल्यूशन benefited the low income group peoples? उनको कैसे बेनिफिटेड? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक और फायदा हुआ कि गवर्नमेंट को फूड ग्रेन खरीदने का मौका मिल गया, जिससे वो बफर स्टॉक और शॉर्टेज के टाइम को मीट आउट कर सकते। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपको 2 ढंग से फायदा बताना। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा जो है, एक लो इनकम ग्रुप को क्या हुआ और गवर्नमेंट को कैसे, इसकी बात करनी। ठीक है, यहां तक जो हमने डिस्कस किया, कोई डाउट? फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब हम बात करें, while the nation immensely benefited, ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेशन को बहुत फायदा हुआ,
द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व वाज नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क, लेकिन इसके साथ रिस्क भी थी. One such risk was the possibility that it would increase the disparities between the small and big farmers. बिल्कुल, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा, नुकसान दूसरा ये था कि गरीब और अमीर किसान के बीच की खाई को और ये बढ़ा रहा था, क्योंकि बिग फार्मर्स जो हैं वो जो इसके इनपुट चाहिए, खाद चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, पानी खरीदना, सब कर सकते थे. छोटे फार्मर्स ऐसा नहीं कर सकते थे. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ज्यादा फायदा बड़े किसानों को. Moreover, the high yield variety crops were also more prone to the attack by pests, and small farmers who adopted the technology could lose everything in the pest attack. जैसे कि कीड़े, अभी कुछ दिन पहले आ रहा था कि हमारे इंडिया में पाकिस्तान से, अरब कंट्री से पाकिस्तान होते हुए टिड्डे वो हवा में उड़ते हैं, उनको क्या तो नाम था यार, इंग्लिश के नाम नहीं आ रहा, वो उड़ते हुए, तो वो जब किसी खेत से गुजरते थे तो उस खेत की पूरी फसल को खा जाते और पता चला वो खा के आगे चल जाए. तो वो दिल्ली उल्ली होते हुए आगे कहीं हिंदुस्तान को क्रॉस करके नेपाल होते हुए आगे निकल गए. तो झुंड के झुंड में आ रहे. अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, मेरे ख्याल से ज्यादा 1.5-2 महीने पहले की बात होगी, ये कोरोना के टाइम की बात है. तो ये एक एग्जाम्पल है. वो तो क्या है, टिड्डियों का दल था, वो पूरा ऐसे आके चला गया, लेकिन कीड़े छोटे से खेत में लग सकते हैं और पूरी की पूरी फसल आपकी खराब हो सकती है. तो आपको उसमें पेस्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे. छोटे किसानों को दिक्कत आ रही थी, पेस्टिसाइड्स कहाँ डालेंगे, कहाँ से लाएंगे, नहीं कर पाए. बड़े किसान इसको आसानी से कर लेते थे. तो ये सब भी दिक्कतें रहती है. तो कोई कीड़ों का अटैक हो गया तो छोटे किसान तो खत्म, उसके अंदर उनके सारी फसल की फसल खराब हो जाएगी. Fortunately, these fears did not come true because of the steps taken by them. लेकिन गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ स्टेप्स लिए इन चीजों को. तो ये जो रिस्क थे, डर था कि रिच और पुअर किसान फार्मर के बीच में खाई बढ़, इसको रोका जा सका, इसको रोका जा सका. द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ही बनता है, हाउ डिड गवर्नमेंट मिटिगेटेड द रिस्क. अब ये क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने क्या किया. तो गवर्नमेंट ने कम इंटरेस्ट का पैसा छोटे किसानों को दिया, सब्सिडी में फर्टिलाइजर्स दिए गए, कम दाम में फर्टिलाइजर्स दिए गए छोटे किसानों को, जिससे कि उनको वो मिल जाए. ठीक है, पैसा भी उनको मिला और वो मिला, इससे थोड़ा सा उनको काफी हेल्प हुई. Could access some, since the small farmers could obtain the required inputs of small farmers, the output on small farms equal the output of the large farms in the course of time. अब धीरे धीरे क्या हुआ, जितना प्रोडक्शन बड़े किसान लोग कर रहे थे उसी हिसाब से छोटे किसान करने लगे. इसका मतलब सेम नहीं है, उसी हिसाब से. कैसे, अगर एक बड़ा किसान जो है वो फर्टिलाइजर्स और सीड लाके 1 हेक्टेयर जमीन पे 100 क्विंटल उगा रहा था, क्योंकि उसके पास साधन थे, तो 100 क्विंटल 1 हेक्टेयर पे छोटा किसान भी उगाने लग गया. अब बड़े किसान के पास मान लीजिए 50 हेक्टेयर था, तो 50 हेक्टेयर पे 100 क्विंटल उगा रहा था, या 20 हेक्टेयर था तो 20 हेक्टेयर पे वो 100 क्विंटल उगा रहा था. छोटे किसान के पास सपोज 1 ही हेक्टेयर था, तो 1 हेक्टेयर पे भी 100 क्विंटल का आउटपुट ले रहा था. तो ऐसा होने लगा, छोटे किसानों को वो करने भी फायदा होने लगा. The risk of the small farmers being ruined when pests attack their crops was considerably reduced by the services rendered by the research institutes established by the government. तो गवर्नमेंट ने कुछ संस्थाएं एस्टेब्लिश की थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा वगैरह करके हैं दिल्ली में और सब जगह छोटे. वो क्या रिसर्च करते रहते हैं कि इन कीड़ों को कैसे कम किया जाए, उसके लिए दवाई बनाते रहते हैं और किसानों को गाइड करते रहते हैं कि हम इन, जैसे अभी वो मैंने टिड्डियों का दल बताया, वो आया था, तो उसकी क्या था कि आप शोर कीजिए. तो गवर्नमेंट ने उसपे कुछ ऐसे तरीके लगाए गए कि किसान लोग एक जगह राजस्थान वगैरह में खुद थाली वाली पीट के शोर करें, शोर से वो डर के आगे चली जाती. तो ऐसा कुछ शोर करना है ना, ऐसा कुछ उससे वो आगे चली जाए. तो ऐसा ही, ये तो कर मैंने एक बात बताई, लेकिन जो कीड़ों का अटैक है उसको रोकने के लिए कुछ इंडिया ने इंस्टीट्यूट सेटअप किए, रिसर्च किए, उन्होंने रिसर्च करके उसका इलाज निकालने की कोशिश की. दैट इज हाउ इट इज. And rich farmers only play extensive. अच्छा, अब you should note that the green revolution would have favored the rich farmers only if the state would not have played an extensive role in ensuring that the small farmers also gain. अब वो कह रहे हैं कि ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा सिर्फ बड़े किसानों को होता अगर गवर्नमेंट, स्टेट माने गवर्नमेंट ने ये एक्सटेंसिव रोल प्ले नहीं किया होता, कि छोटे किसानों को भी वो फायदा पहुंचे इस चीज के ऊपर अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो. द डिबेट ओवर सब्सिडीज, सब्सिडीज में कितनी के ऊपर डिबेट हो रही है. अच्छा,
चलिए इस पॉइंट को लेकर फिर हम अभी तक जो हमने डिस्कस किया फार्मर की कंडीशन पे, उसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे से।